नमस्कार दोस्तों, हम अपने फोर्थ चैप्टर पे आए हुए हैं और हमने मेजर क्रॉप्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि संस्थागत या फिर हमारे प्रौद्योगिकी स्तर पर क्या सुधार हुए हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बिन प्रैक्टिसाइज इन इंडिया फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है पिछले पेजेज में, हमने ये बात डिस्कस की है कि भाई हमारे भारत के अंदर कई हज़ार सालों से कृषि होती आ रही है। सस्टेन यूजेज ऑफ लैंड विदाउट कैपेबिलिटी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर्ड द पीस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जिस प्रकार से हम लगातार हमारी इस भूमि का प्रयोग करते आ रहे हैं, मिट्टी का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसमें क्या कोई भी जो है संस्थागत तरीके से या प्रौद्योगिकी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, कोई हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। इस वजह से क्या है कि उसके अंदर जो डेवलपमेंट की बात है एग्रीकल्चर की, या फिर भूमि की जो फर्टिलिटी की बात करते हैं, वो थोड़ा सा कम होती चली जाएगी भाई। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरीगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अ लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन अ मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। यदि हम बात करें आज के समय में, हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या हम मानते हैं भी इरीगेशन के सोर्सेज हमने डेवलप कर लिए हैं, लेकिन आज भी क्या है कि बहुत सारे जो किसान भारत के अंदर वो डिपेंड है बेचारे मानसून के ऊपर। और आप सभी जानते हैं कि भी मानसून की जो करैक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की होती है। इसके अलावा जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है जो सोइल के अंदर, जिससे क्या वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो आज भी बहुत बड़ी मात्रा में किसान उसी के ऊपर डिपेंड है। For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technological and institutional changes. यदि हम बात करें जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, हमें क्या कुछ ना कुछ क्या है चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चुनौतियों से पार पाना पड़ेगा। अभी जो ये कम फर्टिलिटी कम है, या फिर आज भी हम डिपेंड हैं काफ़ी हद तक क्या मानसून के ऊपर। तो इस बेस के ऊपर क्या है कि अगर हमने यदि मानना है कि हमारे देश के अंदर लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है, तो उसके लिए क्या हमें हमारे जो प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है हमें उसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे। और संस्थागत रूप से भी क्या सरकार को भी अपने मतलब क्या उसमें सुधार लेके आना पड़ेगा, जिससे क्या वो किसानों की मदद कर सके भाई। 10 कोलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कोऑपरेशन and abolition of जमींदारी extras were given priority to bring about institutional reform in the country after independence। तो इसी बेस के ऊपर जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था, तो उसमें हमने क्या किया था, जो जोतें होती हैं उन जोतों का आकार को हमने छोटा कर दिया था। ठीक है, आप कह सकते हैं चकबंदी की बात कर सकते हैं, जैसे कि जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को क्या है इकट्ठा करने का प्रयत्न किया गया था। इसके अलावा क्या है, हमने बात की थी सहकारिता की, और ज़मींदारी वगैरह की बात कर रहे हैं हम, आदि को क्या करने का प्रयत्न किया गया था, वो ख़त्म करने का प्रयत्न किया गया। हम इंडिविजुअल को क्या है उसको लैंड देकर उसको डेवलपमेंट करने का प्रयत्न किया गया था भाई। लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन सोर्स ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान्स। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैज ऑलरेडी लीड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग नेसेसिटाइजिंग कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग। यदि हम बात करें हमारी फर्स्ट 5 year प्लान थी, उसका जो प्रमुख उद्देश्य रहता वो यही रहता कि जो हमारी लैंड है उसको क्या है किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, उसको सुधार करने का हमने इसके अंदर बात रखी थी। जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारी जो पुश्तैनी जो अब ज़मीन होती है उसके ऊपर हमारे अधिकार होते हैं, तो वो क्या होती चली जा रही है, वो टुकड़ों में बढ़ती चली जा रही है। इसलिए उसको क्या इकट्ठा करना ज़रूरी था। अब जैसे कि 1-2 पुत्र हो गए, उन 2 के पुत्र आपके अलग अलग होंगे। आपके मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन थी, 5 में से 2.5 आपकी यहाँ बट गई, फिर उनके मान लीजिए 2-2 पुत्र उनके हो गए, तो इस 2.5 में से आप 2.5 कर लें और इसमें से 2.5 कर लें। उसी के बाद ये साइकिल चलता चला जा रहा है। यहाँ पर जो 5 एकड़ थी वो यहाँ पर घटकर काफ़ी कम आ चुकी है। इसलिए प्रयास किए गए हैं कि इनको क्या है टुकड़ों में न होने दिया जाए, इसको इकट्ठा ही आप रखा जाए, जिससे क्या उसमें क्या है हम बात कर सकते हैं कि मशीनरीज का उपयोग किया जा सकता है अच्छी प्रकार से, और हम उसके अंदर क्या है प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, ज़्यादा ही हम प्राप्त कर सकते हैं भाई। The law of land reforms were connected but the implementation was lacking or lukewarms। देखिए हमारे देश में सबसे भयंकर समस्या रहती है कि भाई हमारे यहाँ पर नियम तो बनाए जा सकते हैं और बनाए गए इसको सुधारने के लिए, लेकिन जब उनको लागू करने की बात होती है तो उसके अंदर क्या हम काफ़ी हद तक मात खा जाते हैं। और यहाँ पर भी इसी प्रकार की बात रही भाई। The government of India embarked upon introducing agricultural reform to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s. The Green Revolution, based on the use of packaged technology, and the White Revolution were some of the strategy initiated to improve at the lot of Indian agriculture। इसी बेस के ऊपर भारतीय जो सरकार थी उसने 1960 और 70 के दशक में इसको सुधारने के प्रयत्न किए गए। जैसे हम जानते हैं 60 के दशक में हमारी हरित क्रांति को हमारे सामने आई थी, फिर हमारे पास वाइट रेवोल्यूशन आई जिसके अंदर हम
जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, दूध क्रांति के नाम से आप जान सकते हैं। इसके अलावा क्या है, हमने शुरुआत किए थे कि भी हमने कुछ इंडियन जो है एग्रीकल्चर है उसको सुधारने के लिए कुछ रणनीतियाँ तैयार की थी। Therefore, in 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms. उसके बाद है क्या 1980 और 1990 के दशक के अंदर फिर हमने एक पूरे स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर क्या किया, हमने भूमि जो है सुधार के प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, जिसमें क्या हमने दोनों स्तर के, एक तो जो हमारे संस्थागत और हमारे जो है प्रौद्योगिकी स्तर पर हमने क्या है इम्प्रूवमेंट करने का प्रयत्न किया था। प्रोविज़न फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक्स फॉर द प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी इन द फार्मर at low rate of interest were some important step in this direction। तो इसी बेस के ऊपर हमने क्या प्रयत्न किया कि भी हमने जिस प्रकार से क्रॉप्स का जो इंश्योरेंस होता है, जो कृषि के अंदर क्या आप कह सकते हैं, समझते होंगे कृषि का क्या कहेंगे इसको आप लोग, इंश्योरेंस समझते होंगे आप लोग, जैसे कि कोई बीमारी वगैरह हो जाएंगी तो उससे क्या बीमा वगैरह की बात कर सकते हैं। तो बीमा वगैरह किया जाए किसके लिए, जैसे कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, साइक्लोन के कारण आपकी होगी आग लग गई या फिर कोई डिजीज़ आ गई, तो इसके कारण क्या है किसानों को उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे भी। इसके अलावा ग्रामीण बैंक खोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलेगी और बैंक स्पेशली इसलिए खोलेंगे ताकि क्या फार्मर्स क्या है बिल्कुल लोअर रेट पर क्या इंटरेस्ट पर क्या उनको पैसा दिया जाएगा, जिससे क्या वो इंस्टीट्यूशंस के मतलब क्या ये दोनों तरीके से क्या कह सकते हैं भी इससे हमारा क्या है ये इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम बनाए गए। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि भी ये टेक्नोलॉजिकल चेंज करेंगे, वो पैसे को लेकर वो टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और इससे क्या उनको फ़ायदा होगा भी। किसान क्रेडिट कार्ड्स, KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर। इसीलिए क्या किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा, पर्सनल जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, अगर किसी के साथ हादसा होता है किसी किसान को के साथ तो उसके लिए उसके बदले में पैसे, और इसी प्रकार के अन्य स्कीम्स थे जो क्या है किसानों के लिए स्पेशल बुक बनाई गई थी। मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल programs for the farmers were introduced on the radio and televisions. The government also announced minimum support price, remunerative and procurement prices for the important crops to check the exploitation of the farmer by speculator and middleman। उसके बाद क्या किया गया, सरकार की तरफ से क्या कई और प्रोग्राम बनाए गए हैं, जिसमें से क्या है कि कई कृषि से संबंधित क्या टेलीविज़न के ऊपर या फिर रेडियो के ऊपर क्या है किसानों को समझाया गया कि आपको किस प्रकार से अपनी फसल के बारे में क्या है अपने उनको जानकारी दी गई। उसके बाद हम जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या निर्धारित किया जाता है, जिसके माध्यम से उनको उस किसानों को क्या बचाया जाता है, मतलब क्या ये बिचौलिए वगैरह होते हैं जैसे मिडल मैन वगैरह होते हैं, तो इनसे या फिर आप कह सकते हैं साहूकार वगैरह होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या है न्यूनतम प्राइस हमने क्या है ये निर्धारित किया गया था अभी। उसके बाद है भूदान और ग्रामदान। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हीयर। He also participated in the Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He was one of the votaries of the Gandhi's concept of Gram Swaraj. After Gandhi's martyrdom, Vinoba Bhave undertook पदयात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। देखो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया था, विनोबा भावे हैं उनको सत्याग्रह के सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह मान लिया था उन्होंने, और उन्होंने क्या उनकी आध्यात्मिक उत्तरदारी को घोषित कर दिया था, यानी कि उनके बाद क्या उनको उत्तरदायी घोषित कर दिया गया था। उन्होंने क्या किया कि भाई सब ग्राम स्वराज की अवधारणा को बड़ी गहरी आस्था थी उनकी विनोबा भावे की। गांधी की इसी बात को लेकर जैसे उनका जो है उनकी मृत्यु हुई थी, उनको मार दिया गया था, उसके बाद क्या उन्होंने अपने संदेशों को लेकर पूरे के पूरे क्या किया, पूरे देश की हमारी पद यात्राएँ की थी भाई। वंस व्हेन ही वाज delivering a lecture at the Pachpali in Andhra Pradesh, some poor and landless villages demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately, but assured that talk to the government of India regarding provision of the land for them if any undertaking cooperative farming। उसके बाद जब वो एक भाषण दे रहे थे एक आंध्र प्रदेश में जो पोचमल्ली गांव है, ये पल्ली, इसमें क्या एक किसान था जिसके पास भूमि नहीं थी, तो उसने क्या अपनी मदद मांगी थी। तो विनोबा भावे ने क्या है कि वायदा आप कह सकते हैं कि को थोड़ा बहुत क्या है उन्होंने बात रखी कि मैं सरकार के सामने आपकी बात रखूँगा, जिससे के लिए क्या वो आपको ज़मीन देने का कोशिश करेगी भाई। सडनली श्री Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of the land to be distributed among 80 landless villages.
दिस एक्ट वाज नोन एज द भूदान। इसी बात को लेकर श्री रामचंद्र रेड्डी थे, उन्होंने क्या अपनी 80 जो एकड़ ज़मीन थी उन्होंने ग्रामीण को 80 ग्रामीणों में बांट दी थी, और इसी को क्या जाता है भूदान के नाम से जाना जाता है अभी। लेटर ही ट्रैवल एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। Some zamindars owners of the many villages offers to distribute some villager among the landless. It was known as the ग्रामोदान। उसके बाद क्या कि भाई बहुत सारे किसानों ने अब यही प्रक्रिया शुरू कर दी भाई, उन्होंने क्या भूमि को बांटना शुरू कर दिया, इसी को ग्रामोदान के नाम से जाना जाता। However, many land owners choose to provide some part of their lands to the poor farmers due to the fear of land sealing act. This Bhuvadan Gramodan movement initially by the Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution। उसके बाद क्या हुआ कि भी कुछ ज़मींदार थे, उन्होंने अपने गांव के कुछ मालिक थे, भूमिहीनों को पूरे गांव देने की पेशकश की। इसके बारे में क्या था कि भी कुछ ज़मीनें थी जो भूमि सीमा लागू से बचने के लिए अपनी भूमि का कुछ एक हिस्सा दान दिया था, और विनोबा भावे द्वारा किए गए भूदान या ग्रामोदान आंदोलन को क्या है, इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यदि हम बात करें पूरे भारत की तो अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे रोज़गार को किस प्रकार से क्रिएट करती है, और उत्पादन में इसका किस प्रकार से अहम योगदान है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। Agriculture has been the backbone of the Indian economy through its share. The gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farms sector, which makes more than half of the Indian population dependent on the agriculture for subsistence। देखिए, जिस प्रकार से शुरुआत की बात करें, वैसे तो क्या रीढ़ की हड्डी है शुरुआत से ही हमारी जो हमारी एग्रीकल्चर होती है, लेकिन ये एग्रीकल्चर क्या, जब ये 1951 में किया गया हम बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग किसान थे या फिर खेती के कार्य के अंदर लगे थे। आज के समय में क्या है, 2010 के आसपास ही 52% ही आंकड़ा रह गया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में आज भी जनसंख्या हमारी क्या है, वो आजीविका के लिए इसके ऊपर डिपेंड होती है भाई। The decline share of agriculture in GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnations in the agriculture will lead to the decline in other spheres of the economy, having wider implication for the society। देखो, एक समस्या ज़रूर है, जिस प्रकार से GDP में हमारी कृषि का हिस्सा घटता चला जा रहा है, तो उसके बाद क्या कि हमारे जो अलग से अलग जो दूसरे सेक्टर रहेंगे, चाहे सेकेंडरी सेक्टर है, हमारे टर्सरी सेक्टर है, या प्राइमरी के जो अन्य प्रकार के जो पार्ट होते हैं, वो काफ़ी हद तक कैसे प्रभावित होंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक ये क्या डिपेंड होती है कृषि के ऊपर, क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, या फिर क्या है हमारे सेवा क्षेत्र भी डिपेंड होते हैं कि भी अगर ये अच्छी प्रकार से एग्रीकल्चर होती है तो अन्य प्रकार का सेक्टर भी हमारे देश में बहुत अच्छी प्रकार से डेवलपमेंट कर पाएगा। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्न्ड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, agriculture universities, veterinary service and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and the weather forecast. Extras were given priority for the improving Indian agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considerable essential for the same। तो इसी बात के ऊपर सबसे पहले क्या है कि ICAR का संस्था का निर्माण किया गया, जिसमें आपको पता होगा जो सोइल होती है हमारी, सोइल को ही डिवाइड करते हैं, भारत की सोइल को उन्होंने 8 प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसके बाद क्या कि भी अलग से एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी खोली गई हैं, पशु चिकित्सालय का पशुओं के लिए अलग से क्या है हमारी सर्विस दी गई है, यानी कि उनके लिए अलग से मतलब क्या है सुविधाएं के लिए आप कह सकते हैं कि भी समझते होंगे कि भी पशु चिकित्सा सेवाएं कहते हैं इसको, पशु प्रजनन सेवा की बात की है, बागानी सेवा की बात है, या फिर हमारा जो है मेट्रोलॉजी है, फोरकास्ट की हम बात करते हैं कि कब कितनी मात्रा में क्या बारिश हो सकती है, तो उसके हिसाब से क्या किसान अपनी खेती करते हैं भाई। तो ये क्या है सारे के सारे प्रयास किए गए हैं, तो ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का प्रयत्न किया गया है भाई। उसके बाद यदि हम बात करें फ्रॉम द टेबल 4.1, इट इज़ क्लियर दैट थ्रू द GDP ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट opportunity in the country. The growth rate is agriculture has been declining, which is an alarming situation. Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition and the reduction in the public investment in the agriculture sector। तो जिस प्रकार से 4.1 टेबल हम यदि देखेंगे तो उसमें देखने से ये हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि हमारे यहाँ पर GDP की जो ग्रोथ रेट है वो ज़रूर हमारी इंक्रीज़ होती चली जा रही है, जिसमें क्या है हमारे यहाँ पर वो इतनी बड़ी मात्रा में जो एम्प्लॉयमेंट है वो दर्ज नहीं हो रहा,
और ख़ासकर यदि हम बात करें जो हमारी ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर के अंदर वो जिस प्रकार से घटती चली जा रही है, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है सभी के लिए। और आज के समय में हमारे जो किसान होते हैं वो क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन का सामना भी करना पड़ रहा है उनको। इसके अलावा क्या है कि भी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी कि जो लोग उसमें अंदर पैसा लगा रहे थे, तो वो पैसा भी लगातार क्या होता चला जा रहा है, वो कम करते चले जा रहे हैं भाई। सब्सिडी और फर्टिलाइजेशन इज़ द सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ productions. Moreover, reduction in the import duties in the agriculture product have proved determinants to the agriculture in the country. Farmers were withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. तो उसी बात को लेकर क्या है कि भी जो हमारा यदि हम बात करें हमारी सरकार है कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई है, यदि हम बात करें एक बार जो सब्सिडी दी जा रही है फर्टिलाइज़र के ऊपर, तो हम बात कर सकते हैं जिस प्रकार से साइकी को मतलब क्या वो कम करती रही चली जा रही है, ऑन डिक्रीजिंग, यस कम करती चली जा रही है। इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे जैसे क्या सब्सिडी कम कर की है सरकार ने, तो सिंपल सी बात है किसानों की जो लागत वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इससे क्या आप कह सकते हैं कि भी उनको क्या अन्य प्रकार के अतिरिक्त कृषि उत्पादकों का आयात करना पड़ेगा और कृषि का इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा भी हानिकारक प्रभाव पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक तो उनका ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं और उनको क्या कीमत उनको कम देखने को मिल रही है भाई। इसलिए क्या बहुत सारे किसान जो हैं आज के समय में कृषि के ऊपर निवेश करना उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है भाई।